हो सकता है अगला चुनाव महिला आरक्षण में आगे सीट, तो मैं भी एक पॉलिंग एजेंट बैठकर उनके लिए काम करूंगा। मेरे परिवार की कोई महिला नहीं होगी, हमारी पार्टी परिवार की कोई महिला होगी जो पार्टी में लंबे समय से काम कर रही है। करते हुए अशोक नवलखा जी ने बहुत बुरी तरह निबाड़ा मारा था। तो ये गुमान नहीं करना चाहिए मैं कितना बड़ा हूं, कितने बड़े व्यक्ति को हरा दिया। आदरणीय जसवंत सिंह जी का मुकाबला नहीं कर सकते। देश के वित्त मंत्री रहे, वो रक्षा मंत्री रहे, और उनके जितना बड़ा कद बनाने में वक्त लगेगा। आज पहले 12 से 13% साल के लाइसेंस करते थे कांग्रेस के समय। पिछले 10 वर्षों में 1% लाइसेंस भी हमने साल के नहीं करने दिए। इसका कालखंड पूरा होता है तब आपको याद आता है कि हमें जनता को फिर से गुमराह करना है। लेकिन यहाँ पहले दिन से जो संकल्प हमने जनता के बीच में किए हैं, उन पर कैसे हम लोग जल्दी अमलजामा पहनाएं, उनको कैसे समाज सेवा के लिए काम करते हैं, उनके लिए कोई चुनौती नहीं होती। क्योंकि जिनके पीछे जनता का अटूट विश्वास होता है, भरोसा होता है, उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में हैं। हमारे साथ हैं आज चित्तौड़गढ़ लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। सीपी जोशी से हम जानेंगे कि किस तरह से चुनावी रणनीति चल रही है और किस तरह से वो प्रचार पूरे प्रदेश के साथ साथ चित्तौड़गढ़ में प्रचार को आयाम दे रहे हैं। आप लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और किस तरह तारीख भी नजदीक है, आप किस तरह से इसे मैनेज करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी समय में अपना काम नहीं करती, अनवरत वर्ष पर्यंत पार्टी के अपने कार्यक्रम होते हैं। सरकार की योजनाओं को जनता के बीच तक ले जाने के लिए एक सेतु का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और इसके अलावा भी सेवा और रचनात्मक कामों में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहती है। मैं एग्जाम्पल के रूप में कहता हूं कि कोविड-19 में जब बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां 7 स्टार होटल्स में आराम कर रही थी, घरों में बैठी थी, तब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उस समय भी किसी को दवा पहुंचाना, किसी को ऑक्सीजन पहुंचाना, रेमडेसिविर पहुंचाना और हर तरह की मदद को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हॉस्पिटल में लगातार रेमडेसिविर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, कोई बाहर से आ रहा तो उनकी कैसे मदद करें। उस समय हजारों लाखों कार्यकर्ता पार्टी के सेवा के कामों में जुटे थे। इसके अलावा भी कहीं रक्तदान का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, धार्मिक स्थलों की सफाई का काम हो, स्वच्छता अभियान हो, हर काम में पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसलिए इस चुनावी समय में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, लाखों कार्यकर्ताओं की फौज एक कमल के निशान को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और माननीय मोदी जी को फिर से प्रधान सेवक के रूप में देखने के लिए सब लोग जुटे हैं। और पार्टी ने बहुत पहले से अपनी कार्य योजना बना ली, अपने क्लस्टर मीटिंग्स हो गई, हमारी जिले के कार्यक्रम हो गए, लोकसभा वाइज कार्यक्रम हो गए, मोर्चे के अपने कार्यक्रम है वो प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं। बूथ और पन्ना प्रमुख तक हमारी रचना है। तो पार्टी ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पूरी तैयारियां हैं, पूरे प्रदेश की भी और संसदीय क्षेत्र की भी। आप तीसरी बार लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक के बीच में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, 2014 से पहले निराशा थी, 2014 के बाद आशा जगी है। 2014 से पहले आतंकवाद था, 2014 के बाद शांति है। 2014 से पहले मैं सोचता हूं कहीं के नारे और वादे थे और 2014 के बाद वो हकीकत में तब्दील हुई है। 2014 से पहले राजा थे, 2014 के बाद सेवक हैं। 2014 से पहले कहीं कहीं इस प्रकार की एक व्यवस्था थी जो देश में बेरोजगार की व्यवस्था खड़ा करती थी और 2014 के बाद एक कौशल की व्यवस्था स्थापित हुई है। 2014 से पहले देश कहीं अपने आप को दुनिया में हम लोग जो ताकत है हमारी वो नहीं दिखा पाए और 2014 के बाद में पूरी दुनिया में भारत की ताकत और भारत की आवाज बुलंद हुई है। यही एक अंतर देश की जनता देख रही है कि 2014 से पहले कहीं कहीं गरीब, किसान, युवा, महिला के नाम पर सिर्फ नारे और वादे दिए गए और 2014 के बाद उन पर
अमल में लाया गया, मूर्त रूप दिया गया। इसीलिए देश की जनता कहती है कि सपने नहीं हकीकत बनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, जन जन का विश्वास हो गया कि मोदी जी की गारंटी में ही लोगों को विश्वास है। और असंभव काम को भी जो संभव कर दे वो नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और यही अटूट विश्वास, यही भरोसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। आप पर पार्टी ने तीसरी बार लगातार भरोसा किया है, क्या जनता भरोसा करेगी? देखिए, जनता का बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है और एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ताओं के बीच से निकलकर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और पिछले 10 वर्षों से कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के सुख दुख में लगातार रहा। और जिस विश्वास और आशा के साथ मुझे देश की संसद में जनता ने आशीर्वाद देके भेजा, हमने उसके अनुरूप काम किया। और जो 50 साल में कांग्रेस पार्टी नारे वादे देती रही, उसको हकीकत में तब्दील किया। मैं इसीलिए कहता हूं कांग्रेस के नेताओं को भी कि कम से कम आपको अपने टेन्योर का हिसाब किताब रखना चाहिए कि आपने अपने कालखंड में हमारी संसद में क्या भूमिका रही, संसद के बाहर क्या भूमिका रही, जनता के बीच में क्या भूमिका रही, इस क्षेत्र के विकास में क्या भूमिका रही, वो कम से कम जनता को बताना चाहिए। आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और यही कांग्रेस को भी मैं बराबर कह रहा हूं कि आपको अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखना चाहिए। 2014 से पहले फसल खराबे का नियम एक ऐसा था जिसमें किसान को नाम मात्र 100, 150, 200 रुपया मिलता था। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को जब राजस्थान में खराबा हो तो आग्रह किया। उन्होंने तमाम कृषि मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और गृह मंत्री जी को बातचीत की, अधिकारियों को बुलाए, बोले राजस्थान के किसानों की क्या मदद कर सकते हैं। तो कहा कि संसद में कानून बना हुआ है कि 50% से ऊपर खराबा होगा तो ही किसान को मदद कर पाएंगे भारत सरकार के माध्यम से। तो प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक लाइन थी, संसद में 1 या 10 कानून भी बदलने पड़े राजस्थान के किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए, तो बदल देंगे। और देश की आजादी के पहली बार देश की संसद में कानून बदला फसल खराबे का, जो 50% की जगह 33% किया गया। और उस समय सौभाग्य से राजस्थान में हमारी अनुकूल सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 दिन सारे काम बंद करके गिरदावरी के लिए हमारे सारे जनप्रतिनिधि गए। भारत सरकार से टीम आई और उस समय करोड़ों रुपया किसान की वास्तव में फसल बर्बाद हो गई, उसको उनका मुआवजा मिला। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहूंगा, 50 साल में फसल खराबे का आपने कितना पैसा दिया, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में दिया। रेलवे का एक सेक्टर जो केंद्र सरकार सीधे रूप से करती है, बड़ी सादड़ी से मावली के रेलवे लाइन, जो वर्षों से आजादी के बाद से लोग हैं, हिजाइनियस ने उस रेलवे लाइन को डलवाया। और उसके बाद जो रेलवे लाइन थे वो लगभग अंग्रेजों के कालखंड की है। बड़ी सादड़ी से मावली के रेलवे लाइन सिर्फ नारे देते रहे। उस योजना को स्वीकृत कराया 2016 में और आज वो बड़ी सादड़ी से उदयपुर तक 2 फेरे में विद्युतीकरण के साथ वो ट्रेन दौड़ रही है। बड़ी सादड़ी से छुड़छाड़ी हुए नीमच, जो कांग्रेस के प्रत्याशी जी का गृह क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में होते हुए नई रेलवे लाइन जा रही है, जो क्षेत्र के लिए देश के हर कोने से वो रेलवे से क्षेत्र से वो जुड़ जाएगा। आजादी के कई वर्षों के बाद पहली राजस्थान में नई रेलवे लाइन हुई, उसमें वो थी। हमने मालवा से मेवाड़ और मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ने के लिए मावली से मारवाड़ की रेलवे लाइन भी स्वीकृत कराई। चित्तौड़ से नीमच और रतलाम तक दोहरीकरण स्वीकृत कराया। अजमेर से चित्तौड़ दोहरीकरण स्वीकृत कराया और चित्तौड़ से नीमच का तो काम पूरा हो गया। रतलाम चित्तौड़ कोटा और अजमेर चित्तौड़ उदयपुर विद्युतीकरण कंप्लीट हो गया। वर्ल्ड क्लास स्टेशन में चित्तौड़ आ गया। वंदे भारत और ऐसी कई फास्ट ट्रेनें यहाँ आ गई। यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं होगा जिसमें यात्री सुविधाओं का डेवलपमेंट नहीं हुआ। हर स्टेशन पे किसी न किसी ट्रेन का ठहराव हुआ। देश के हर कोने में जाने के लिए ट्रेनें आई। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, आपने क्या किया? 4 लेन बीजेपी के अटल जी की सरकार में न बना, 4 लेन से 6 लेन हमने माननीय मोदी जी की सरकार में बनवाया। केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 60 साल में आपने केंद्रीय सड़क निधि की कितनी सड़कें संसदीय क्षेत्र को दी? उससे ज्यादा 10 वर्षों में हमने इस क्षेत्र को दी है। इसके अलावा
चित्तौड़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय, चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज, चित्तौड़ दुर्ग का विकास, और छोटी सादरी, कुराबड़, बड़ी सादरी, मावली, वल्लभनगर के कई ऐसे क्षेत्र थे जो वर्षों से चाहते थे कि हमें टीएसपी क्षेत्र में शामिल किया जाए। उस समय सौभाग्य से हमारी राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, प्रस्ताव भेजा, और 30-35 सालों के बाद भारत सरकार ने नया एरिया जो टीएसपी में शामिल किया उसमें वो भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप इतने सालों तक क्यों नहीं कर पाए? मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं, चित्तौड़ के दुर्ग के विकास के लिए इतने वर्षों से आप सत्ता में थे, आपने क्या किया? रानी पद्मावती के महल के बाहर एक गलत शिलालेख लगा हुआ था, हमने उस शिलालेख को उठा के हमारा गौरवशाली इतिहास अंकित किया। दुर्ग पे चाहे फतेह प्रकाश बल हो, चाहे लाइट एंड साउंड हो, और लाइट एंड साउंड में भी गलत इतिहास परोसा जा रहा था, हमने तुरंत उसको बंद कराया कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा वीर श्रेणी महाराणा प्रताप के ऊपर, झालामान के ऊपर, राव जयमल जी के ऊपर, भगवान परशुराम जी के ऊपर आपने कितने डाक टिकट चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की मांग के ऊपर दिए? हमने 4 डाक टिकट पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र की जनता की मांग के ऊपर दिए। इसके अलावा जौहर स्थल का डेवलपमेंट हो, वहां शिलालेख लगाना हो, सावरिया में स्पिरिचुअल सर्किट के माध्यम से वहां एक बड़ा वाटर लेजर शो भगवान सावरिया सेट के ऊपर बनाना हो, प्रतापगढ़ और वल्लभनगर में नया कृषि विज्ञान केंद्र, प्रतापगढ़ में उसका रेनोवेशन और नया भवन, और वल्लभनगर में नया कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाया हो। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में पीएससी सीएससी से लेकर वहां भवन बनवाना, जिला मुख्यालय पर केंद्र की योजना से कई भवन बनवाना। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो रमसा और समसा के माध्यम से, सर्व शिक्षा के माध्यम से, अब तो सर्व शिक्षा और रमसा भारत सरकार ने मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान बना दिया। तो वहां स्कूलों में कमरे बनाना, स्कूल भवन बनाना, रूसा के माध्यम से महाविद्यालय में डेवलपमेंट करना, और ये ऐसे मजदूरों के हॉस्पिटल के लिए उदयपुर, जो चूंकि मेरा संसदीय क्षेत्र उदयपुर जिला भी आता है, तो वहां 100 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार है। चित्तौड़ में उसकी 30 बेड का स्वीकृत हो गया, आपने 100 बेड की परमिशन ले ली, अब 100 बेड का उसके टेंडर लगे हैं। हम लोग देखें तो प्रतापगढ़ बाईपास की लोग वर्षों से मांग कर रहे थे, वो बाईपास सैंक्शन हुआ, काम चल रहा है। निम्बाड़ा से प्रतापगढ़ गोधरा जाने के लिए नया नेशनल हाईवे की स्वीकृति के लिए हमने माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से आग्रह किया, और इसके लिए डीपीआर के निर्देश मिले हैं। चित्तौड़ बाईपास के लिए, रिंग रोड के लिए, इसके लिए डीपीआर के आदेश मिले हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आज पंचायतों के विकास के लिए, चाहे पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, चाहे पंचायत समिति हो, सारा का सारा पैसा साल की 2 किस्तें भारत सरकार देती है आबादी के हिसाब से। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, सरपंच धरना प्रदर्शन देते रहे, आप 1 पैसा उनको नहीं दे पाए हैं, इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए लंबे अरसे से जो कई मांगे थी, उन मांगों को पूरा किया है। और हम ये सोचें कि सांसद निधि के हिसाब से भी, चूंकि एक सांसद को 5 करोड़ रुपया वर्ष का मिलता है, और एक विधायक को भी एक विधानसभा के लिए 5 करोड़ वर्ष का मिलता है, तो चूंकि सांसद कोटा कोई एक बड़ी राशि नहीं होती, लेकिन हमने प्रयास किया कि हमने हर क्षेत्र में पक्का कंस्ट्रक्शन हो, सामुदायिक भवन हो। मेरे संसदीय क्षेत्र में सांसद कोटे से मैक्सिमम सामुदायिक भवन देने का काम किया था कि स्थायी चीज उस क्षेत्र के लोगों के लिए चिरस्थायी बनी रहे। मैं हमारी प्रधानमंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद अर्पित करता हूं। पहले इस क्षेत्र के मिनरल्स का जो रॉयल्टी आती थी वो सीधे दिल्ली के खजाने में जमा हो जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष DMFT एक योजना की कि जिस जिले के मिनरल्स की रॉयल्टी का पैसा उसी जिले के विकास के लिए लगे। और आज चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में चाहे खेल स्टेडियम बनना हो, चाहे स्कूल का भवन बनाना हो, कमरे बनाना हो, हॉस्पिटल्स बनाना हो, आंगनबाड़ी बनाना हो, सड़कें बनाना हो, ऐसे कई काम अकेले 100 करोड़ से ज्यादा रॉयल्टी चित्तौड़गढ़ जिला देता है, उदयपुर जिला देता है।
तो उस रॉयल्टी का पैसे का इस्तेमाल चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी को 2-3 बातों में जवाब देना चाहिए। देश में फसल बीमा, इस देश की किसानों की फसल का भी बीमा होना चाहिए। फैक्ट्री का तो बीमा होता है, कुछ नुकसान हुआ तो बीमा कंपनी उसका हर्जाना भुगत देती है, लेकिन फसल का बीमा हो, यह भारतीय जनता पार्टी पहली बार लेकर आई आजादी के बाद। आप क्यों नहीं ला पाए? किसान क्रेडिट कार्ड, आज कोई शोरूम लगाता है तो बैंक आराम से उसको लोन दे देता है, लेकिन मेरे किसान भाई को खाद और बीज लाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई आजादी के बाद। कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों तक क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, या आखिर बीजेपी को ही क्यों याद आया? आजादी के इतने वर्षों तक आप क्या कर रहे थे कि मेरे गांव ढाणी में पक्की सड़क पहुंचे? इसके लिए आपके क्या प्रयास रहे? मैं सोचता हूं इसीलिए कांग्रेस का जो जनाधार घटा है, धरती खिसकी है, उन्होंने सिर्फ नारेबाजी दिए और मोदी जी के नेतृत्व में उन कामों को नीचे मूर्त रूप देने का काम हुआ। इसीलिए देश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, व्यस्तता रहती है, उसके बाद भी आप पूरे अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, मैं पिछले 1 वर्ष से, चूंकि यहाँ की जनता के आशीर्वाद से मुझे सांसद बनने का अवसर मिला, मैं एक साधारण परिवार से हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैंने संसद में भी इस क्षेत्र की मांगों को बखूबी रखा है। पहले जितने कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी सांसद रहे, मंत्री भी रहे, उनको उनका भी रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए। सांसद रहते उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया, क्या बड़ी योजना लेकर आए, उसका बखान भी करना चाहिए। और आज मैं सोचता हूं कि मैंने संसद में, चाहे प्राइवेट मेंबर बिल हो, चाहे 0 आवर्स हो, चाहे 377 हो, चाहे डिबेट हो, बजट में भाग लेना हो, हर कार्रवाई में मैंने बराबर भाग लिया और इस क्षेत्र की मांगों को पुरजोर तरीके से रखा। संसद के बाहर भी सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों से लगातार मैं इस क्षेत्र की मांगों को रखता आया हूं। वहां जाकर अपने काम में व्यस्त नहीं रहा, इस क्षेत्र की जनता का विकास हो इसके लिए तत्पर लगा रहा, और उसी का परिणाम है कि 10 सालों में जो काम 50 साल में नहीं हो पाए वो आज मूर्त रूप ले रहे हैं। मैं सोचता हूं कि प्रदेश में भी जो 1 वर्ष से जिम्मेदारी 1 वर्ष से अधिक हो गया, या पूरे प्रदेश में सभी स्थानों पर मुझे जाने का अवसर मिला और राजस्थान की एक दिशाहीन सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल राजस्थान में खिला। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मुझे बराबर रहा, प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं का सपोर्ट, इस ताकत के कारण हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ राजस्थान में बनी है। मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है, और संसदीय क्षेत्र में भी लगातार मैं पिछले 10 वर्षों से जनता के सुख दुख में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप आइए, कि चूंकि आज तो मोबाइल के कारण सारा लोकेशन पता लग जाती है कि कौन कहां कितना प्रवास किया, तो इस नाते पूरे संसदीय क्षेत्र में सुख दुख में हो, क्षेत्र के विकास के लिए हो, लगातार लोगों से मिलना हो, मैं लगातार इस संसदीय क्षेत्र के लोगों के बीच रहा। भाजपा सामूहिक निर्णय के लिए जानी जाती है। विधानसभा चुनाव में चंद्रभान जी का टिकट कटा, उसका आरोप आप पर लगा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, सामूहिकता से निर्णय होते हैं। और यहाँ तो स्टेट की हमारी कोर टीम ने तो सिंगल नाम भेजा, लेकिन कोई परिस्थितियां बनी, माननीय शेखावत साहब के दामाद का, आदरणीय राजू साहब का टिकट वहां से कटा, कुछ परिस्थितियां बनी, फिर राजू साहब यहाँ से चुनाव लड़े। ठीक है, कोई परिस्थितियां होगी, मुझे मेरे ऊपर आरोप लगे, मुझे जो कुछ भी कहा, लेकिन चूंकि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो आज वो सब लोगों को गलतफहमियां दूर हुई और आज पार्टी के साथ हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, सामूहिकता से निर्णय होते हैं, और किसी एक व्यक्ति की लाइकिंग डिसलाइकिंग भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती। आपके अध्यक्ष कार्यकाल में ज्वाइनिंग का एक रिकॉर्ड बना है, सीपी जोशी की क्या रणनीति है? देखिए, ज्वाइनिंग कब होती है? नेतृत्व, नियत और नीति, लोग इस आधार पर चलते हैं। और एक तरफ राहुल गांधी जी का कमजोर नेतृत्व, जहां नीति और नियत साफ नहीं, और दूसरी तरफ
नरेंद्र मोदी जी का एक कुशल नेतृत्व जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है, जिनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर हो चुका है, जिनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था, जिस देश ने हमें गुलाम बनाया उसको पछाड़कर हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। मोदी जी के तीसरे कालखंड में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। तो मोदी जी के मजबूत नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके कांग्रेस के अनेक लोग, अनेक नेता, जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये कब होता है? देखिए, 2019 में अमेठी, जिसने गांधी परिवार को बहुत कुछ दिया, देश की राजनीति में संसद तक पहुंचे और देश का नेतृत्व करें, उसी अमेठी से आप छोड़कर वायनाड भाग जाते हो। तो जब देश का नेतृत्व ही, जिस पार्टी का नेतृत्व कमजोर है, तो वहां के उनके नेताओं का विश्वास उनके प्रति क्या होगा? तो उन लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी जी में, उनके नेतृत्व में, उनकी नीतियों में, उनकी नीयत में। और आज बड़ी संख्या में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, मोदी जी के ऊपर विश्वास किया है। विपक्ष का आरोप है कि सांसद ने 10 वर्षों में क्या किया ये किसी को पता नहीं। पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता को पता है। मैं कह रहा हूं कि रेलवे के मामले में मैं 50 वर्षों से ज्यादा 10 वर्षों में हुआ है। हाईवे के मामले में 50 साल से ज्यादा 10 वर्षों में हुआ है। सीआरएफ की सड़कों में 50 साल में आपने नहीं किया, उससे ज्यादा 10 वर्षों में दिया है। ग्रामीण सड़कों में जितना आपने नहीं दिया, उससे ज्यादा मोदी सरकार ने दिया है। पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर परिषद में आपने नहीं दिया, उतने ज्यादा मोदी जी ने दिया है। गरीब का आवास हो, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, जनधन का खाता हो, गरीब को मुफ्त में अनाज हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, मातृत्व वंदन योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, पेंशन योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं। आखिर क्यों देश इतने वर्षों से इंतजार कर रहा था, ये कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को बताना चाहिए। आज नरगा से लेकर कैटल शेड से लेकर सारे काम भारत सरकार के माध्यम से होता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ करा पाए। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद इस संसदीय क्षेत्र का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। आज इतना विकास हुआ है। आज एयरपोर्ट है चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में। मेरे सांसद बनने से पहले 4 फ्लाइट चलती थी और आज 19 फ्लाइट चलती है और विंटर्स में 24 फ्लाइट चलती है। अभी लगभग 900 करोड़ का डेवलपमेंट का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों शिलान्यास हुआ है। क्या कारण है ये सब काम बीजेपी के राज नहीं हो रहे हैं? आपने क्या किया? आज बहुत वो समय दूर नहीं जब वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी। वो समय दूर नहीं जब राजस्थान का सबसे अच्छा एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट होगा, डबोक होगा। तो आपको अपने क्षेत्र में, अपने कार्यकाल में क्या किया वो जनता को बताना चाहिए। हमारा एक 10 सालों का एक गौरवशाली कालखंड रहा है और उसमें निश्चित रूप से विकास की गंगा बही है और ये सब कुछ हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। विपक्ष किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहा है, आपका क्या कहना? मैं सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी को, जैसा मैंने पहले कहा, किसान और गरीब के लिए आप नारे और वादे देते हो। फसल बीमा योजना कौन लेकर आया? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कौन लेकर आया? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कौन लेकर आया? किसान सम्मान निधि योजना कौन लेकर आया? अब तो मोदी जी 6,000 दे रहे हैं और 6,000 राजस्थान की सरकार ने देने का निर्णय शुरुआत कर दी। जनधन का खाता किसने खुलाया? हर किसान का बीमा हो, ये किसने तय किया? किसान की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसने शुरू की? बूंद बूंद सिंचाई योजना का लाभ कब मिला? प्रधानमंत्री जी के माध्यम से नीम कॉटेड यूरिया कब शुरू हुआ? ई मंडी योजना कब शुरू हुई? एमएसपी में लागत का 1.5 से 2 गुना कब शुरू हुआ? तो आपको कम से कम जवाब तो दो कि इतने सालों से आपने किसान गरीब के नाम पे वोट लिए, क्यों नहीं कर पाए आप? और आपने किया क्या 50 वर्षों में? ये कम से कम जनता को और किसान के बीच में जाके बताना चाहिए। आज गरीब को पक्का मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, उज्ज्वला का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, गैस का कनेक्शन मिल रहा है, जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने का शुद्ध पानी आ रहा है, कैटल शेड मिल रहा है, उसको मुद्रा योजना का लाभ मिल रहा है, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से रोजगार का माध्यम मिल रहा है। तो ये काम इतने वर्षों तक क्यों नहीं हो पाए? एक परिवार को एक कालखंड में 7 से 8 योजनाओं का लाभ मिलता है। आपने क्या दिया अभी तक इतने वर्षों तक? ये कम से कम जनता को जवाब देना चाहिए।
आज महिलाओं के लिए 70% प्रधानमंत्री आवास मेरी माताओं बहनों के नाम पे है। मुद्रा योजना में जितने लोगों को लाभ मिला उसमें 70% से ऊपर मेरी माताएं बहनें हैं। आज पहली बार शौचालय के लिए घर में भी शौचालय मिले और गांव में भी सामुदायिक शौचालय बने, इसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में लगभग 2 लाख माताएं बहनें जुटी हैं। उनका रोजगार, उनकी समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और देश की आजादी के बाद पहली बार सैनिक स्कूल में हमारी बेटियों को प्रवेश मिला है। आप ये क्यों नहीं कर पाए? CISF और CRPF में पहली बार 33% रिजर्वेशन हुआ बेटियों के लिए, ये पहले क्यों नहीं कर पाए? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की आजादी के बाद इतने वर्षों तक आप वोट लेते रहे, 50% आबादी मेरी माताओं बहनों की है। अब देश की संसद में, विधानसभा और लोकसभा दोनों में 33% आरक्षण होगा। आप क्यों नहीं कर पाए उनके लिए? आप सिर्फ बातें करते रहे। हो सकता है अगला चुनाव महिला आरक्षण में आगे सीट तो मैं भी एक पॉलिंग एजेंट बैठकर उनके लिए काम करूंगा। मेरे परिवार की कोई महिला नहीं होगी, हमारी पार्टी परिवार की कोई महिला होगी जो पार्टी में लंबे समय से काम कर रही है। तो इसका जवाब आपको देना चाहिए। आपने युवाओं के लिए क्या किया? आपने गरीब के लिए क्या किया? किसान के लिए क्या किया? माताओं बहनों के लिए क्या किया? नहीं किया, सिर्फ नारे और वादे दिए। अब जनता समझती है, आपकी हकीकत सब जान गई है, आपका आधार खिसक गया है। इसलिए झूठी बातों में अब जनता नहीं मानने वाली। जनता को साफ दिख रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व काम हुआ है। विपक्ष बार बार एक बात कहता है, सीपी जोशी क्या है, मैंने जसवंत सिंह जी जैसों को हरा दिया। शायद वो भूल गए, पार्षद रहते हुए अशोक नवलखा जी ने बहुत बुरी तरह निम्बाड़ा में हराया था। तो ये गुमान नहीं करना चाहिए, मैं कितना बड़ा हूं, कितने बड़े व्यक्ति को हरा दिया। आदरणीय जसवंत सिंह जी का मुकाबला नहीं कर सकते। देश के वित्त मंत्री रहे, वो रक्षा मंत्री रहे, और उनके जितना बड़ा कद बनाने में वक्त लगेगा। और उन्होंने जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के प्रति, हम देश कभी भुला नहीं सकता। इसलिए हमें कभी गुमान नहीं करना चाहिए मैंने उनको हरा दिया। ये भी ध्यान में रखना चाहिए, अशोक नवलखा साहब पार्षद थे और उन्होंने आपको हराया था। ये तो जनता के हाथ में है। जनता देवतुल्य जनता वही निर्णय करती है, वही तोलमोल करती है, वही अंतर समझती है कि किसने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया और किसने अपने विकास के लिए काम किया। इसलिए किसी को गुमान नहीं करना चाहिए कि मैंने जसवंत सिंह जी जैसे बड़े व्यक्ति को हरा दिया। विपक्ष बार बार अफीम किसानों के मुद्दे को उठाते हैं, जबकि अफीम किसान के अलावा अन्य किसान भी बड़ी संख्या में लोकसभा क्षेत्र में। इसमें आपका क्या कहना? देखिए, मैंने समय पर किसानों को खाद की रैक्स लगाने के लिए हम लोगों ने वहां बराबर मानी, प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी से हम बातचीत करते रहते, समय पर यहाँ भेजें। और कहीं कहीं उस समय की कांग्रेस सरकार उसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाती थी। देश की आजादी के बाद पहली बार देश की संसद में फसल खराबे का नियम हमने बदलवाने का काम किया। आज उसी के कारण करोड़ों रुपए डेवलपमेंट का पैसा आया। MSP के लिए लगातार हम लोग बात करते हैं। हम लोग तोल केंद्र जो आज ये तोल होती है उसमें भी भारत सरकार पैसा देती है। इसके अलावा भी हम लोग गांव में किसानों के लिए गोडाउन बने, सहकारिता के माध्यम से, कोऑपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक के माध्यम से भारत सरकार गोडाउन के लिए करती है। हम ज्यादा से ज्यादा बजट अलॉट कराने का हम लोगों ने काम किया। हमने MSP के माध्यम से खरीद हो और ओपीएम किसान, देश की आजादी से पूर्व मैं सोचता हूं कि लगभग 24% कंट्रीब्यूशन इस इकोनॉमिक में इस खेती का था। अटल जी के समय लगभग 1,59,000 लाइसेंस थे। दुर्भाग्य से 2004 में कांग्रेस की सरकार देश में आ गई। 4 से 14 के बीच में वो 1.5 लाख का काटा आ गया 18,000 पर। पहले आप देखिए कि ओपीएम के लाइसेंस के लिए रजिस्टर कागजों में ही चलता था कि किसको देना है, नहीं देना है। ये मैंने ऊपर इनिशिएटिव लिया कि इसको ऑनलाइन किया जाए, कि किसान को सीधे ऑनलाइन उसको ध्यान में हो जाए कि मैं इंटाइटल हूं कि नहीं हूं, मैं इसके लिए पात्र हूं कि नहीं हूं। पहले किसान को लाइसेंस लेने के लिए जिला मुख्यालय पर आना पड़ता था, चाहे 80 साल के हैं, 90 हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, चाहे हॉस्पिटल में है, तो भी लाइसेंस लेने के लिए एक बार उनको किराया करके यहाँ आना पड़ता था। हमने उस निर्णय को बदलाया, अब किसान के घर पे लाइसेंस जाने लगा है।
इसके अलावा चाहे गार्ता का नियम बदलवाना हो, चाहे औसत का नियम हो, एक समय मॉर्फिन का नियम भी आया। मॉर्फिन के कारण आज पहले 12 से 13% साल के लाइसेंस करते थे कांग्रेस के समय। पिछले 10 वर्षों में 1% लाइसेंस भी हमने साल के नहीं करने दिए। मॉर्फिन के कारण पहले गुड़ और कई चीजें वो उसमें, या मिट्टी, कई फैक्ट्रीज है तो मिट्टी आ जाती थी, तो उसके कारण वो घटिया में चला जाता था, लेकिन वो रेशो खत्म हो गया। लेकिन कई लोग कहते हैं मॉर्फिन लगी। मॉर्फिन के कारण कोई लाइसेंस आज तक नहीं करने दिया। पहले 12-13% करते थे, आज की तारीख में 1% से कम लाइसेंस करते हैं, ताकि किसान को कम से कम इस दिशा में हम लोग कुछ मदद कर पाए। कई चूंकि इसकी फैक्ट्री की कैपेसिटी और बाकी सारी चीजों को देखते हुए हमने 18,000 से लेकर आज 1,08,000 तक लाइसेंस बढ़े हैं। हमने पारदर्शिता में वर्ष में हर बार जब भी लाइसेंस का वितरण होता है, तोल होता है, तो मैं दिल्ली की एजेंसियों को, राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो को भी, चाहे भाजपा की सरकार थी चाहे कांग्रेस की सरकार थी, दोनों समय मैं स्वयं पत्र लिखता था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पत्र लिखता था, आज वो रिकॉर्ड है मेरे पास, कि इसकी निगरानी हो, ताकि कहीं के जो कई वर्षों से खराब सिस्टम पड़ा हुआ है वो पारदर्शी बने। और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में कई अधिकारियों को एंटी करप्शन ब्यूरो की भेंट चढ़ना पड़ा। आज किसान खुल के बोलने लगा है, पहले बोलने की हिम्मत नहीं करता था, कहीं कहीं दबाव महसूस करता था, आज खुल के अपनी बात कह सकता है। यह हमने पिछले 10 वर्षों में किया है। अभी भी कई कमियों को हम लगातार सुधार रहे हैं। हर वर्ष 2 से 3 अमेंडमेंट हमने इस खेती में कराया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहिए कि जब अशोक गहलोत जी और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पत्र लिखा केंद्र को कि इस खेती को बंद किया जाए। उस समय हमारे माननीय नेताजी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ था? और इवन अभी पूरा पिछले कालखंड में अशोक गहलोत जी की सरकार में इनके बड़े अधिकारी ने एक पत्र लिखा कि केंद्र सरकार इतने अफीम के लाइसेंस क्यों दे रही है, किसान इसका गलत उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, डाइवर्जन कर रहा है। और उनकी मंशा थी कि लाइसेंस कट जाए। मैंने किसानों को एश्योरेंस दिया कि चाहे, चूंकि किसान अपना ईमानदारी से डोरा चूरा नष्ट कर देता है, मैंने कहा चाहे सरकार ने इसके लिए ठीक काम ये किया नहीं किया, आपकी निगरानी भी किया नहीं किया, जो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इसके कारण किसी लाइसेंस को कटने नहीं दूंगा भारत सरकार से, मैं इस बात को, और हमने किसी किसान को तकलीफ नहीं आने दी। आज ये डोरा चूरा खरीद और इतने कितने में लिया, कौन था इस धंधों में लिप्त? किसने इतने समय तक एनडीपीएस में गिरफ्तार कराकर दुकानदारी करके लोगों को फंसाने और छुड़ाने का काम कर रहे थे? चूंकि 8/29 85 में कांग्रेस के समय ही आई थी 8/29 का कानून, लेकिन उसका लोगों की चैन कौन बनाता है, श्रृंखला कौन बनाता है? पुलिस। हमने कहा है प्रशासन को कि किसी भी किसान को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हमने व्यवस्था सुधार की बात की और आगे भी करेंगे, लेकिन कभी हमने अपने दामन पर दाग नहीं लगने दिया। ये कभी आरोप लगाते हैं, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, मैंने कई बार कहा है, चुनौती दी है कि आप डोरा चोरा के मामले में लिप्त नहीं हो, आप लोगों की हत्याओं के मामले में लिप्त नहीं हो, आप छोटे बच्चों के मिड डे मील के घोटाले में लिप्त नहीं हो, आप सहकारिता में कर्मचारियों के भर्ती घोटाले में लिप्त नहीं हो, तो क्यों नहीं कराते हो नार्को टेस्ट अपना? सीपी जोशी को रात को 12 बजे भी कहोगे नार्को कराना है तो जनता के बीच में आएगा। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं, आप क्यों नहीं आते हो? पाक साफ हो तो आइए मैदान में, जनता के बीच में होगा, जो गलत होगा उसको कंधों पे लटा देंगे और जो सही होगा कंधों पे बिठा देंगे, निर्णय जनता करेगी। मैं एक सामान्य परिवार से हूं, किसान परिवार से हूं, लेकिन ये जूठन खाना हमारे स्वभाव में नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, इसलिए आज भी कहता हूं, चिल्ला के कहता हूं, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। अगर आप पाक साफ है तो आइए, आप जो मैं कह रहा हूं उस बात की जांच के लिए।
चित्तौड़गढ़ से आप लगातार तीसरी बार लड़ रहे हैं और अगर हैट्रिक होती है तो क्या प्राथमिकता होगी और चित्तौड़गढ़ संसदीय विकास क्षेत्र के लिए क्या विकास की योजनाएं होंगी? देखिए, मैंने जो कहा है कि जो सीआरएफ की सड़कें हैं, आज भी चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र देश के अग्रिम संसदीय क्षेत्रों में है। आज चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसके हर जिले में पासपोर्ट ऑफिस है। हर जिले में चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, जहां नियम है कि उप डाकघर पे नहीं हो सकता, तो वहां भी हमने प्रतापगढ़ में उप डाकघर होते हुए भी खुलाया है ताकि यहां के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। आज भी नेशनल हाईवे के मामले में आज मावली से हमने नाथद्वारा से मावली बटेवर नया नेशनल हाईवे का काम शुरू हुआ है। सीआरएफ की सबसे ज्यादा सड़कें 10 सालों में, इन 50 साल से ज्यादा दी है। अन्य क्षेत्रों से भी कई ज्यादा है। रेलवे के मामले में पहला संसदीय क्षेत्र होगा जहां विद्युतीकरण का काम भी हो रहा है, दोहरीकरण का काम भी हो रहा है, ब्रॉडगेज का काम भी हो रहा है, नई रेलवे लाइन का काम भी हो रहा है, तो स्टेशनों के जीर्णोद्धार का काम भी हो रहा है। कृषि विज्ञान के केंद्र किसानों के लिए समृद्धि के लिए हमने खुला है। हमने ग्रामीण सड़कों के लिए काम किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों, चाहे डीएमएफटी के माध्यम से सड़कें बनानी हो। हमने इस क्षेत्र में आईटी खुले, इसके लिए काम किया, मेडिकल कॉलेज खुले, इसके लिए काम किया। उदयपुर में हमारे ईएसआई हॉस्पिटल और चित्तौड़ में ईएसआई हॉस्पिटल खुले, इसके लिए काम किया। नया क्षेत्र टीएसपी में खुले, इसके लिए काम किया। हमने बाईपास बने शहरों में, बड़े प्रतापगढ़ हो चाहे चित्तौड़, उसके लिए काम किया। तो आपने कम से कम अपने कालखंड में जो काम हुआ है वो जनता के बीच में रखना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने अपना पल पल और क्षण क्षण अपने लिए नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए बिताया है। आपको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए कि आपने क्या किया। राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है, इसमें डबल इंजन की सरकार बनने वाले आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अंतर साफ है। जनता ने विश्वास किया। कांग्रेस की सरकार में अंतिम 5 महीनों में कहा गया और होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, माता बहनों को लाइन में खड़ा किया, जो रजिस्ट्रेशन कराइए उसको हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। एक वो सरकार थी जो अंतिम 5 महीनों में चुनाव के समय याद आया, एक सिलेंडर दिया। दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार, माननीय भजनलाल जी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने पहले 30 दिन के अंदर कहा कि हम मात्र 450 रुपए में उज्ज्वला का कनेक्शन देंगे। अंतर साफ। डीजल पेट्रोल में वेट कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्ष तक वैट नहीं घटाया। देश भर के अन्य राज्य सरकार ने वैट घटा दिए। परिणाम क्या हुआ? हमारे बॉर्डर्स के जितने पेट्रोल पंप थे वो बंद से हो गए। हमारे रेवेन्यू लॉस भी हुआ और जनता को नुकसान भी हुआ कि बड़ा पैसा उनको अपनी जेब से देना पड़ा। कौन जिम्मेदार था उसके लिए? लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद 3.5 से लेकर 7 रुपए तक डीजल पेट्रोल का वेट कम किया। मात्र कितने दिन? 3 माह के अंदर। किसान सम्मान निधि भारत सरकार 6,000 रुपए देती है, मोदी सरकार। राजस्थान की और सौभाग्य से मैनिफेस्टो बनाने का गौरव मुझे मिला और मैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं। उन सारे कामों को मात्र 3 महीने के अंदर 45% संकल्पों को पूरा कर दिया और जनता को समर्पित कर दिया। 6,000 रुपए राजस्थान की सरकार देगी, 6,000 भारत सरकार दे रही किसान को, उसमें 2-2 हजार करके हर वर्ष पैसा बढ़ाएंगे। इस वर्ष 2,000 बढ़ेगा। एमएसपी में जो हमने संकल्प लिया था उसका गेहूं में दाम बढ़ा दिया। हमने पेंशन में 5 वर्ष करके उस रेशियो में 1000 का 1500 करना है, तो 5 वर्ष के हिसाब से इस वर्ष का पैसा बढ़ा दिया। पेपर लीक में जहां कांग्रेस के नेता खुद लिप्त थे सीधे तौर पर, आज क्या कारण है कि छोटे से कालखंड में 65 से ज्यादा लोग जो विदेशों में छुप बैठे थे, जिनको कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण था, वह जेल की सलाखों के पीछे है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, कई अपराधी जो गैंग वॉर करते थे, आज वो उनका इलाज हो रहा है। तो ऐसे कई काम उन्होंने, मात्र ईआरसीपी योजना, आप देखिए कि कांग्रेस हमेशा नारे वादे देती रही। 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट और राजस्थान की 40% पॉपुलेशन जिससे प्रभावित है, 21 जिले जिनको लाभ मिलेगा। आप देखिए कि कैसे लोगों को गुमराह करते हैं। कांग्रेस के समय, चुनाव के समय हम डीपीआर बना रहे हैं। अब मैं किसी पड़ोसी के प्लॉट पे नक्शा कैसे पास करवा सकता हूं जब तक पड़ोसी की जमीन या उनकी सहमति नहीं हो। आप मध्य प्रदेश से कोई बात नहीं, उसके साथ समझौता नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, और आप डीपीआर जारी कर दी।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय भजनलाल जी ने मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया और 45,000 करोड़ की इस योजना को राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया। यमुना जल समझौता जो असंभव लोग मान रहे थे, सीकर, चूरू, झुंझुनू उस क्षेत्र में कैसे पानी का संकट रहता है, आज हरियाणा के साथ समझौता हुआ और उस काम को मूर्त रूप देने का काम किया। देवास परियोजना और मेरी चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में मैनाली बांध हो, मातरी कुंडिया हो, चाहे बागुलिया डैम हो, चाहे अन्य आने वाले समय में और काम हो। बागुलिया डैम की आजादी के बाद से लोग फीडर की मांग कर रहे थे। 190 करोड़ रुपए की राजस्थान की सरकार ने मात्र 30 दिन के अंदर स्वीकृति दे दी। बाकी सारी जगह सरकार ने इसकी डीपीआर बना दी और सब काम होने वाले हैं। तो ये फर्क है। आप चुनाव के समय जब 5 वर्ष का कालखंड पूरा होता है तब आपको याद आता है कि हमें जनता को फिर से गुमराह करना है, लेकिन यहां पहले दिन से जो संकल्प हमने जनता के बीच में किए हैं उन पर कैसे हम लोग जल्दी अमलजामा पहनाएं, उनको कैसे प्रदेश की जनता को समर्पित करें, ये पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया। राजनीति में जैसे जैसे कद बढ़ता है वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती है। आपके साथ आंतरिक चुनौती भी है और बाहरी, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो सच्चे मन से क्षेत्र की सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए काम करते हैं उनके लिए कोई चुनौती नहीं होती, क्योंकि जिनके पीछे जनता का अटूट विश्वास होता है, भरोसा होता है, उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है। आज सीपी जोशी यहां अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा है। आज संसदीय क्षेत्र के हजारों लाखों लोग उनके आशीर्वाद से मैं यहां पहुंचा हूं और अभी भी मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं, नॉमिनेशन में कई संसदीय क्षेत्रों में गया हूं। वहीं के कार्यकर्ता मुझे चुनाते हैं कि अपने बीच का एक कार्यकर्ता, अपना एक साथी, अपना एक बेटा, अपना एक भाई चुनाव लड़ रहा है और इस नाते सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। मैं इतना ही जानना चाहेंगे, विगत 15 दिनों से आप चुनाव प्रचार में पूरे संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हैं, जनता का किस तरह समर्थन मिल रहा है, क्या उम्मीद है? ये 3 बातें प्रमुख हैं। क्षेत्र का विकास, भरपूर समर्थन, जिन्होंने सनातन को गाली निकाली उनको सजा देना है, जिन्होंने सनातन का डंका बजाया उसको आशीर्वाद देना है, जिन्होंने कहा कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार रहते हुए भगवा पताका पर प्रतिबंध, रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाने का दुस्साहस किया, ऐसे लोगों को वोट की पेटी में दफन करना है। और जिन्होंने भगवा पताका का मान किया, और आप देखिए आजादी के इतने वर्षों के बाद NS विक्रांत जो बड़ा जहाज है जहां फाइटर प्लेन उतर सकता है, चढ़ सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में इतने वर्षों से फिरंगा पताका फहरा रही थी वहां, उसको उठाकर वहां भगवा पताका पहली बार फहरा रही है। तो फर्क साफ दिख रहा है। जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, जिन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, 4 धाम का वहां विकास किया है, जिन्होंने कैलाश मानसरोवर पर जाने के लिए डेवलप सुगम रास्ता बनाना शुरू काम किया है, जिन्होंने 4 धाम पर नेशनल हाईवे बड़ा जो 12 माह चले वैसा बनाया है, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया है, सोमनाथ मंदिर हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर हो, तो लोग साफ देख रहे हैं जिन्होंने विरोध किया है उनको वोट की पेटी में दफन करना है और जिन्होंने ये गौरवशाली काम किया है उनको फिर से आशीर्वाद देना है। जिन्होंने नारे वादे दिए किसान, गरीब, महिला, युवाओं के नाम पर, उनको सबक सिखाना है। और जिन्होंने हकीकत में बदला, इसीलिए लोग कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। तो देश की जनता का मिजाज, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। आप थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिन्होंने पूरी चुनाव की व्यूह रचना के बारे में बताया, राजस्थान के विकास के बारे में बताया, डबल इंजन की सरकार किस तरह से काम करे इसकी पूरी जानकारी दी है। अविनाश चतुर्वेदी, आकाशगंगा न्यूज, चित्तौड़गढ़।